हेलो एवरीवन। चलिए, आप लोग की कैसी चल रही है प्रैक्टिस अभी सब, है ना? इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस हो रही है या नहीं? नहीं हो रही है तो करना चालू कर दो, एग्जाम बहुत पास में आ गई है। ठीक है, चलिए तो आज इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक पेपर सेट देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे और कहां-कहां पे आप इजीली यहां पर स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो सेम हमारा इंग्लिश का यही एक बताया गया पेपर लिया हमने अप्रैल 2018 का आपका पेपर है। कुछ इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके, चलिए तो इससे तो हमें कुछ नहीं है, मेन है कि हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो देखना है। 100 मार्क्स का पेपर है आपका और सिर्फ 3 आवर्स है। ठीक है, सिर्फ 3 आवर्स बोलोगे इसका मतलब ये नहीं कि सर कितना कम टाइम दे दिया, तो क्या एक दिन दे दे? नहीं होगा ना। 3 आवर्स में अगर एग्जामिनर हमेशा याद रखना कि 3 टाइमर वो इतना ही देता है कि जितने में ये कंप्लीट हो सकता है ना? ऐसा नहीं है कि यार पेपर बहुत लेंथी था टाइम कम पड़ेगा, नहीं। दैट मींस आपके लिखने की स्पीड कम हो गई है, करेक्ट? क्योंकि एग्जामिनर हमेशा टाइम के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग लेकिन जज नहीं कर पाते कि अगर इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कितना लिखा जाए। वे ऑफ राइटिंग आपको माननी चाहिए कि जितने मार्क्स का पूछा गया सिर्फ उतने ही मार्क्स का कंटेंट लिखो। इट डजंट मीन कि 2 मार्क्स का पूछा तो आप एक पेज भर के लिख रहे हो, मार्क्स तो 2 ही मिलेगा, कितना भी लिख लो। ठीक है, चलिए आ जाता है हमारे सेक्शन नंबर फर्स्ट से। सो यहां पर देखिए हमें क्या बताया जाता है इसके अंदर, सेक्शन फर्स्ट, जिसके अंदर देखिए आपको बेसिकली मार्क्स भी दे दिए गए कि हर एक कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना? ये दे दिया गया है 1 1 1 1 मार्क्स के। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और में ऑप्शन है। दैट मींस फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितना होगा, टोटल 8 मार्क्स का होगा मे बी, या 4 मार्क्स का है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपका कितना है, 4 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर देखिए पैसेज आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, एक पैसेज दिया हुआ है। तो भाई पैसेज भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वही दिया जाएगा जो हमने ऑलरेडी हमारे चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। जैसे बोली वाला चैप्टर आप सभी ने पढ़ा है कि नहीं, याद भी होगा। सो बोली वाले चैप्टर के अंदर रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए। पैराग्राफ एक जस्ट रिकॉल करने के लिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजें, एंड साथ ही साथ इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो बस उन्हीं का आपको यहाँ पर जवाब देना और इजीली 1 मार्क्स करके। दैट मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए से यहाँ पे 4 मार्क्स आराम से आपको ग्रैब कर लेना। ओके, देन इसी के अंदर आपको एक और में पूछा जाता है, आइदर आप ऊपर वाला कर सकते हो या तो ये नीचे वाला भी आपको ये सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आइदर आप इस वाले को। सेम वेटेज तो दोनों का सेम 4 मार्क्स का ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट के बी वाले पे। अगेन यहां पर क्या है, सेम आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज से रिलेटेड आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। इट डजंट मीन कि हर बार क्या सर ये सेम ही आ सकता है या ये हमने जो चैप्टर पढ़े उसी में से आएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने जो चैप्टर पढ़े हैं या हमारी बुक के अंदर जो चैप्टर है उसी में से हर बार पैसेज आए। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग से भी आए, बट एक होगा कि आपको यहाँ पे पैसेज तो दिया ही होगा और उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप इजीली 4 मार्क्स यहाँ पे कवर कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन फर्स्ट के बी के रिगार्डिंग अगेन क्या है, एक बार आपका एक पैसेज दिया हुआ है, सेम ऑप्शन है, आइदर आप ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। और मैं दोनों करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, टाइम वेस्ट प्लस मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा। हो गया? सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने टोटल कितने 8 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना? फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एनी 3। जब भी देखिए ऐसे कुछ एनी वाले होते हैं ना ऑप्शन, तो इसके अंदर जितना बोला जाए उतने ही करो, है ना? आपको कितने हैं टोटल, कितने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। देखिए बेसिकली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कितने ईच करने, 3। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो समझ जाओ कि कंटेंट कितना होना चाहिए, 30 to 40%। नाउ इट डजंट मीन कि आप वर्ड्स काउंट कर रहे हैं कि सर कंप्लीट हो गया, लेकिन एटलीस्ट इतने वर्ड्स के अंदर आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। ये एक क्या बोलते हैं अंदाजा है, ऐसा हो ही जाता है ना? क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे ऐसा पूछा गया है। सो कितने 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। दैट मींस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में से। एक चीज का बेनिफिट देखिए यहाँ पे
कि जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चैप्टर कौन सा था, किसके अंदर ये पॉइंट था, एकदम ध्यान नहीं आता है, सर ये पूछा कौन से चैप्टर में से, बहुत कंफ्यूजन है। सो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि आपको हर एक चैप्टर बता दिया गया है कि भाई हमने आपको इस चैप्टर में से पूछा हुआ है, बराबर। देखिए हर जगह पर आपको ऐसा देखने मिल जाएगा कि वो कौन से चैप्टर में हिसाब से पूछे जा रहे हैं, बराबर। आपको बस इस सब चीज के आंसर लिखने, डेट्स इट। और ये सभी के आंसर पढ़े हैं चैप्टर, जिन्होंने पढ़ा है, प्रैक्टिस कर रहे, उनके लिए बहुत इजी होगा। पेपर हमेशा इजी ही होता है, पेपर की तरह होता है। इजी किसको लगता है? जिसने सब पढ़ा है। हार्ड किसको लगता है? जिसने कुछ नहीं किया है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है। और जिसने थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी सी मस्ती करी, तो उसके लिए पेपर वो बोलता है कि हाँ यार ठीक ठाक गया है, बराबर। बाकी पेपर तो सिर्फ पेपर ही है, बस फर्क ये पड़ता है कि हम किस तरीके से अटेंड करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि आपको अगर पेपर में कुछ भी आता हो वो लिखो। जरूरी नहीं है कि सर ये तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे तो थोड़ा सा ही आता है, तो उतना लिख दो, बराबर। क्योंकि पास होने के लिए आपको हाफ मार्क्स भी बहुत जरूरी है ना। सपोज अगर चलो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी है और आपको पूरा नहीं आता, लेकिन अगर आप एक लाइन भी लिखोगे तो मे बी यू विल गेट हाफ मार्क्स। एंड याद रखना पास होने के लिए हाफ मार्क्स ही जरूरी होता है। इंसान हाफ मार्क्स से ही फेल हो जाते हैं। कितने ही ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे जो हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स से भी फेल हो जाते बेचारे, और इन्हीं 1.5 मार्क्स से पास भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा 100 मार्क्स का हमारा जो पेपर है उसे पूरा यहाँ पे अटेंड करेंगे। ठीक है, एक दिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे अटेंड करेंगे। भले ही जितना है उतना हम यहाँ पर अटेंड करेंगे, लेकिन अटेंड हमको सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 30 वर्ड्स का अराउंड 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, बराबर। ऑप्शन दिए हुए आइदर आप ये कर सकते या तो ये। पास्ट पेपर अगर किसी ने प्रीफर नहीं किया है तो चेक करना चालू करो, एनालिसिस करो उसके अंदर, ताकि पता चले कि कौन से चैप्टर है जिसके अंदर आपको वेटेज ज्यादा देखने मिल रहा है। ऐसे कौन से चैप्टर जिसके बार-बार क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। वेबसाइट पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ सहज इंस्टीट्यूट की, तो उसके अंदर आप जाके देखो, आपको नंबर ऑफ वहां पे पेपर्स भी अवेलेबल है, तो उसके अंदर जाके देखो कि सर कौन से चैप्टर्स अगेन अगेन आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या एक चीज पता चलेगी कि हाँ ये एक चैप्टर है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे बोली वाला चैप्टर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे हमने लेसन के रिगार्डिंग हमें पूछा गया था, है ना, पैसेज था, फिर हमको क्वेश्चन आंसर थे शॉर्ट देन बिगर आए, वैसे ही अब आ जाते हैं हमारे पोएट्री के अंदर। उसके अंदर भी सेम ऐसा ही आपको एक स्टैंजा दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस है, उन्हीं के आपको सिर्फ आंसर्स देने होंगे। दैट्स इट। 4th क्वेश्चन देखिए, एक बेनिफिट यहाँ पर कितना अच्छा आपको मिल रहा है कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं कंपलसरी ये तो करना ही होगा। ऑप्शन हर एक में दिया है, आइदर ये आता हो तो ये कर लो, नहीं तो ये वाला कर लो। लेकिन एक चीज है कि जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, है ना, आइदर और में फर्स्ट वन या सेकंड वन, तो पूरा इसी का आंसर लिखना। फिर ऐसा नहीं कि ये 2 आते हैं सर इसका 1 आता है, ये कर दो, मार्क्स ही नहीं मिलेगा, बराबर। जो भी है इसी के रिगार्डिंग लिख लो। अगेन रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज आपको दिया हुआ है, रीड आउट करो एंड इजीली उसका आंसर लिख दो। नाउ यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको जो चैप्टर में दिए गए वही पॉइंट्स आए, है ना, या वही पैराग्राफ आए। आराम से सिर्फ रीड आउट करना है। हार्डली रीड करने में कितना टाइम लगता है? सर 2 मिनट लगते हैं सिर्फ रीड करने में। अब समझ के रीड करने में सर और 3 मिनट जाएंगे, तो 5 मिनट लगेंगे ना, 6 मिनट ले लो। कितने? 6 मिनट ले लो, आराम से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख दोगे। नहीं तो जल्दबाजी में वो 2 मिनट में पढ़ोगे फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे कि हाँ इसका आंसर कहाँ था, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वापस से पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आप जो चीज 5 से 7 मिनट में कवर हो जाती, आपने 15 से 20 मिनट ले लिए। इसी जगह पर हम पीछे हो जाते हैं और बोलते कि यार पेपर छूट गया, जबकि पेपर नहीं छूटा है, हमारी
ट्रिक जो है सॉल्व करने की वही यहाँ पर गलत हो गई। देखिए मैं किस तरीके से करता था आपको बता रहा हूँ, बाकी तरीका आप लोगों का भी अलग है। जब भी पैसेज आता था तो सबसे पहले एक चीज करता था मैं, पैसेज तो ठीक है, पैसेज की लेंथ देखो डिपेंड करता है, क्वेश्चंस क्या पूछे गए सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड आउट करता था। मेरा अपना तरीका बता रहा हूँ, आप लोग जिस तरीके से करना चाहो। मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन सिर्फ रीड आउट करता था। क्वेश्चन रीड करने से एक चीज होती थी कि माइंड में एक चीज चढ़ जाती थी कि यार ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है और मुझे ये चीज ढूंढनी है। सेम देखिए एक चीज ऐसी है कि आपको कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना हो, वो एड्रेस आप नोट कर लेते हो, ढूंढते हो, हाँ ये एड्रेस, या कोई एक सिंबल बता देता है कि इस चीज के पास में, तो हम उस रास्ते से जा रहे हो ना तो वही चीज ढूंढते रहते हैं साथ साथ में, और तुरंत अरे नहीं पूरा बहुत मिल गया। होता है ऐसा, होता ही होगा ऑब्वियसली। तो सेम वैसा ही यहाँ पर हमको ये चीज करनी है। ट्रिक अपने अपने इस्तेमाल करो, ये मेरी थी इसलिए मैं क्या करता था, एक बार इसे पढ़ लेता था। पढ़ने से एक बेनिफिट है ताकि पता चल जाता कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पैसेज में से, देन रीड करो, डायरेक्ट वो चीज मिल जाती थी। बराबर। सो अपने अपने तरीके हैं, यहाँ पर भी आप इजीली कवर कर पाएंगे। अगेन आपको 6 नंबर पे भी 8 मार्क्स का यहाँ पर क्या है पैसेज, ओवरऑल 8 मार्क्स यहाँ पे आपको पैसेज देखने मिल जाएंगे। 7 नंबर के अंदर आपको पैसेज है जिसके अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। जैसे ये दिया हुआ पूरा पैसेज, इसी को यहाँ पर एक अनदर फॉर्मेट में लिखना होगा। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे he was offered his freedom but he did not take it। सो आप इसी को अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, रिमेंबर कि आपका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। दैट he was offered the freedom, क्या हो जाएगा, offered the freedom but he didn't take it। बराबर, but he didn't take it। मीनिंग सेम नहीं होना चाहिए, जो वे ऑफ लिखने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, ठीक है, सिंपल टेंस में आपको यहाँ पे लिखना होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। 4 मार्क्स है, इजीली यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन 8th नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या है इसके अंदर, एक पैसेज है एंड मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। दैट मींस ये आपकी समरी दी हुई है, आपको इतनी सी समरी है। ये बोलते हैं ना, ये बहुत इजी होगा किनके लिए, जो बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं कि इतनी सी बात है, उसको इतने बड़े तरीके से बताएंगे कि लगेगा बाप रे कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। तो जैसे वैसा ही है, आपको एक शॉर्ट समरी दी हुई है, दिया हुआ है, आराम से इसे पढ़ो, अपने कुछ वर्ड्स ऐड करो और इस स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, क्या करना है, थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, समरी टाइप, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी। ओके, समरी है, दैट मींस इतना दिया हुआ, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में आप यहां पर इसको कंप्लीट कर देना है। ओके, 5 मार्क्स का है, जो लिखा है वही का वही समझाना है, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, कोई भी चीज के मीनिंग यहां पे चेंज नहीं होंगे। इंग्लिश के अंदर एक चीज यही है कि जहां आपके मीनिंग चेंज हुए, सामने वाले ने अपने मार्क्स भी चेंज कर देगा, है ना। चलो आ जाओ ना, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं हम लोग हमारे। देन क्या दिया है, पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द बिलो। देन क्या आएगा, पेरिस होमवर्क डैश कंप्लीट। ऑप्शन दिया हुआ है, बेनिफिट एक है कि आपको ऑप्शन दिया है। नाउ पेरिस होमवर्क has been completed last night in the morning. Her bag was being packed and she had been dropped at the bus stop by her mother। ओके, सिर्फ पैसिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, इजीली यहां पर आप 3 मार्क्स कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 10th नंबर का, जिसके अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएट फॉर्म्स द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दी है उसको वर्ब के रिगार्डिंग आपको यूज करना है। जैसे he was just settling down on his cot
for an afternoon nap when she saw the boy emerge from the tunnel. Now he waited until Vinay was only a meter or so away, and then welcomed, ed लगा देना सिर्फ, and then welcomed him warning, and he asked. Now here he asked. क्यों asked आ रहा है बार बार, पास्ट में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए सारे कैसे आ रहे हैं, पास्ट फॉर्म में आ रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है. We need to sit down and tell him why he was inspecting his tunnel. Okay, then combine the sentence. One of the most entertaining चीज है ये, तो सिर्फ आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ कंबाइन करना है कहां पर कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, that's it, है ना. जैसे Edison invented the gramophone, he was an American. Edison invented the gramophone, who was an, he की जगह क्या आ जाएगा, who. Okay, he की जगह क्या आ जाएगा, who. My mother was very much delighted she had heard of my father's safe arrival. Sentence क्या आएगा, my mother was very much delighted when she heard of my father's safe arrival. Okay, third one, you must hurry, you will be late for school. So you must hurry, otherwise, now here क्या जाएगा सेंटेंस, otherwise, जल्दी करो नहीं तो भाई लेट हो जाओगे. ये तो मेरे ख्याल से हर किसी ने सुना ही होगा. Now he was not selected for the job of an event manager. He was not depressed. क्या जाएगा, he was not selected for the job of an event manager, although, now here, although he was not depressed. बेसिकली ये है कि आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये कहां पर आप प्रॉपर फ्रेम करेंगे तब जाके एक सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलिए. देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग बात की गई है. सो क्या आ जाएगा, रिपोर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन द इनडायरेक्ट स्पीच. जितेंद्र, हेलो राजू, हाउ आर यू, लुकिंग वेरी स्मार्ट. सो फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब किस तरीके से इसको बताओगे, दैट राहुल was being asked by जितेंद्र. क्या हो जाएगा, राहुल. सेंटेंस देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, राहुल was being asked by, किसने पूछा है भाई, जितेंद्र, है ना. राहुल was being asked by जितेंद्र that how was he, and he was looking very smart. ओके, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, राहुल, ओ थैंक यू said by राहुल. ठीक है, थैंक यू said by राहुल. देन जितेंद्र, your jacket is very stylish, from where did you get it. Now here जो नाम है वो आएगा, जितेंद्र asked किसको, राजू. पता होना चाहिए क्यों, किससे बात कर रहा है. सो जितेंद्र ने किसको बोला, asked राजू that his jacket was very, now his jacket was very, just a second, that his jacket was very stylish, jacket was very stylish, comma, where did he got, where did he मतलब किसकी, राजू की ही बात कर रहे हैं वापस से, इसलिए ही एक ही सेंटेंस में दो बार नाम नहीं फ्रेम होगा, इसीलिए राजू का ही
किसको डिनोट करेगा? राजू को। he got it from, पूछ रहे इसलिए लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, जहां पर एक्सक्लेमेटरी है एक्सक्लेमेटरी आना चाहिए। देन नेक्स्ट, राजू आई गॉट इट फ्रॉम जेड मॉल इन गुड़गांव। ठीक है, सो नाउ हियर राजू रिप्लाइड, राजू ने यहां पे क्या किया? बोला नहीं है, जो चीज जतेंद्र ने पूछी थी उसको उसका सिर्फ रिप्लाई दिया, दैट्स इट। नाउ राजू रिप्लाइड दैट he got it from Z Mall in गुड़गांव। ओके, चलिए इस तरीके से आपको भी यहाँ पे कर लेना होगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं है, इतना शॉर्ट तरीके से आपको सिर्फ बताना है, दैट्स इट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? एक पैराग्राफ है, आपको एनीवन आपको टॉपिक दे दिया गया है, उसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्या है? नाउ यू वांट टू जॉइन टीवी रिपेयर कोर्स, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर टू टीवी इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग अबाउट फीस एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। किस तरीके से लिखा जाता है लेटर? हमेशा फ्रॉम टू, बराबर क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम, भाई किसकी तरफ से, किसको लेटर जा रहा है। देन आएगी आपकी डेट, देन आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, देन रिस्पेक्टेड क्योंकि आपसे एल्डर है, सो रिस्पेक्टेड सर। देन आपका यहाँ पे जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे पूरा, ओके। देन लास्ट में आएगा योर सिंसियरली करके आप इसे क्लोज करेंगे यहाँ पर आपका नाम, दैट्स इट। ओके, फ्रॉम टू डेट, किस लिए आप लेटर का मेन कारण क्या लिखने का, वो सब्जेक्ट, देन रिस्पेक्टेड सर, यहां पर आ जाएगा आपका पूरा कंटेंट, ठीक है, पूरा कंटेंट। देन लास्ट में योर सिंसियरली। ओके, सो नेक्स्ट देखिए 5 मार्क्स कवर करेंगे लेटर में से। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस कहां पर है भैया? सेंटेंस ये, ओके, इतना सेंटेंस है। यहां पर कौन सी चीजें गलत है वो आपको यहां पे लिखनी है, उसको करेक्ट फॉर्म में यहां लिखना है, और कुछ भी नहीं है ना, बस इतना सा काम है। और कितने 6 मार्क्स मिल जाएंगे, अरे वाह, 6 मार्क्स आप यहां पर इजीली दे लो। चलिए तो करेक्ट यहां पर लिख लेते, जैसे फ्रीडम, ओके, फ्रीडम बता दिया गया है। गलत क्या था कि भाई स्टार्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल। सो फ्रीडम यहां पर चल गया। रिस्पांसिबल जैसे एक दिया हुआ है यहां पे, मैं एरर को ऊपर टिक कर लेता हूं, सही आंसर यहां पर आपको लिख देता हूं, क्या जाएगा? रिस्पांसिबिलिटी, दी रिस्पांसिबिलिटी, देन क्या जाएगा? दी, द क्या जाएगा? दिस रिस्पांसिबिलिटी टेस्ट अपॉन दी असेंबली, क्या जाएगा यहां पे? यहां पर आएगा द असेंबली ए sovereign body represents, यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ represents the sovereign people, people किस तरह लिखोगे? ओके, ऑफ इंडिया। इतना सा कर दिया, 6 मार्क्स आपको आराम से यहां पे मिल गए, बराबर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्या दिया हुआ? रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, मेक अ नोट इन द पॉइंट्स ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडलाइन एंड सब हेडलाइन, आल्सो यूज रिकॉग्नाइज्ड एब्रिविएशंस। आपको एक नोट दे के रखा है, पैसेज दिया है, सिर्फ यहां पर क्या है? हेडिंग्स देनी है, उसके सब हेडिंग में आपको यहां पे इसको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, दैट्स इट। 4 मार्क्स के हैं, कौन से? पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो यहां पे, जैसे कंटेंट पूरा पढ़ा है तो उसको एक शॉर्ट पॉइंट के अंदर इस पूरी समरी को पूरा कवर करना है। 4 मार्क्स का है तो इजीली यहां पर आप कर सकते हो, हेडिंग देके, ओके, हेडिंग या सब हेडिंग देके बना सकते हो। जैसे पूरा समरी को पढ़ो, पता चलेगा कि इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एक टाइटल आएगा, पता चलेगा कि किसके रिगार्डिंग ये चीज बोल रहे हैं, तो वो टाइटल, देन उसके अंदर पॉइंट वाइज आप समझाओ तो और भी अच्छा होगा, है ना। देन सेक्शन बी,
सेक्शन बी के अंदर क्या है, अगर रिसेप्शनिस्ट वाले के अंदर से पढ़ो तो और भी अच्छा हो गया। जैसे रिसेप्शन के रिगार्डिंग जो चीज पूछी गई है, दैट द रिसेप्शन वर्क्स इन व्हाट इज कॉल्ड इज अ रिसेप्शनिस्ट डेस्क, जहां पर होते सेंटर टेबल में होते हैं और सबसे फ्रंट ऑफ द ऑफिस में होते हैं, बराबर। जितने भी कस्टमर है वो सबसे पहले या क्लाइंट होते हैं सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट जगह पर ही आते हैं। मैच द फॉलोइंग इसी के रिगार्डिंग आपको यहां पर दिया जाएगा कि कौन से टाइम पे ब्रेकफास्ट का क्या है, पर्टिकुलर ऑप्शंस है, एमसीक्यूज यहां पर आप कर सकते हो। सॉरी, मैच द फॉलोइंग है 2 मार्क्स का है, दैट मींस ईच हाफ मार्क्स है क्वेश्चन, करेक्ट, ये हो जाएगा। देन what are 2 major problems that are receptionists often face while handling the phone calls, how does she deal? Now टेलीफोनिक कॉल में यहां पर देखिए मेजरली क्या प्रॉब्लम होती है, जो वोकैबुलरी होती है आप क्या बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लाइन डिस्टर्बेंस होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि लाइन में प्रॉपर आवाज नहीं, हम बोलते हैं ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है। साथ ही साथ कितनी बार ऐसा होता है कि टेलीफोन पे आपका पता ही नहीं चलता सामने वाले को कि इधर ये पर्सन नॉर्मल है कैसा है, कुछ पता ही नहीं है। मे भी चलो बात करते करते अगर कुछ हुआ और किसी ने दूसरे को रिप्लाई किया तो टेलीफोनिक पर्सन क्या सोचेगा जो बात कर रहा है कि इसने मुझे बोला, है ना। तो सर्टेन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो फेस टू फेस हमारे चैप्टर है उसके अंदर आपको स्पेसिफाई किया गया है। देन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ रिसेप्शनिस्ट डू ऑन रिसीविंग अ कॉल, दैट हेलो माय नेम इज दिस, वी आर कॉलिंग फ्रॉम नाउ हियर एंड व्हाट कैन आई हेल्प फॉर यू, यही उनकी लाइन होती है। नहीं पता तो एक बार कोई भी जगह पे कॉल करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। रियल एक्चुअल किस तरीके से होता है वो अपने बारे में आइदर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड एंड ऑल एंड हैव अ नाइस डे करके कॉल कट कर दिया जाता है ना। स्टार्टिंग किस तरह से होती है वो आपको बताया गया है। देन राइट अ नोट दिया हुआ है, दैट मींस टॉपिक दिए हुए इसके ऊपर आपको ब्रीफली यहां पर एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। जैसे रेलवे टाइम टेबल, अब रेलवे टाइम टेबल के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हो क्या है वो यहां पर बताओ। एंड जैसे मैसेज फॉर्म है, देन अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट है, इसके रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स है वो आपको यहां पर बताने से, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। नाउ ऑफिस यूज के रिगार्डिंग, ऑफिस यूज में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर 2 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, जस्ट नेम देम। क्या चीज होती है, सबसे पहले आपका जो गेस्चर्स है किस तरीके से आप बात कर रहे हो, सेकंड कि इसके अंदर जो फीडबैक है वो इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एंड व्हाट इज मेमो, इन व्हाट टाइप इज इट फ्रॉम लेटर। तो ये बेसिकली आपको देखिए कौन से पेज नंबर पे बता देता हूं, पेज नंबर 66 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग की लाइन के अंदर ही आपको ये दिया होगा। देन राइट एन ईमेल मैसेज टू हैप्पी ट्रैवलर, किस तरीके से आप ईमेल लिखते हैं, सबसे पहले आपका ईमेल होगा, देन आप जिसको भेजना चाहते हैं उनका ईमेल, नेक्स्ट पे आएगा सब्जेक्ट, देन आपका टाइटल एंड देन यू हैव टू सेंड। जो अटैचमेंट भेजना हो ईमेल का प्रॉपर अगर फॉर्मेट देखना हो तो आप सभी के पास जो भी फोन यूज कर रहे हो उसके अंदर जाके देखो, क्लियर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। याद रखना ईमेल के अंदर कोई भी अपनी एक्चुअल आईडी नहीं लिखेगा, ठीक है। सही आईडी किसी को लिखनी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। वहां पर आपका ये चेक नहीं करेंगे कि इसने जो ईमेल आईडी दी है वो सही है, वो अंदर का जो आपने कंटेंट लिखा होगा वो चीज देखेंगे, बराबर। देन राइटिंग एन एक्सीडेंट रिपोर्ट, चलिए रिपोर्ट के रिगार्डिंग, रिपोर्ट याद रखना कि रिपोर्ट के अंदर हमेशा आप जो भी वर्ड्स यूज करेंगे वो पास्ट फॉर्म में होने चाहिए, है ना, क्योंकि रिपोर्ट फ्यूचर में नहीं होता। जैसे विल, शैल, बीइंग, ये सारे वर्ड्स रिपोर्ट में नहीं आते। रीजन क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहे। रिपोर्ट में वो होता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है, ना कि होने वाला, हो चुका है, बराबर। जैसे मैं आपको रिपोर्ट का एक पैटर्न दिखा देता हूं यहाँ पे। देखिए ये तो हमारा लेटर है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। लेटर का फॉर्म है फ्रॉम टू सब्जेक्ट, देन आपका मेन कंटेंट आ जाएगा नीचे एंड फॉर योर रिगार्ड्स करके, है ना। देखिए रिपोर्ट कुछ इस तरीके से होगी। कहां की ये रिपोर्ट है, सबसे पहले तो उनका नाम, टाइटल, उनका एड्रेस, देन आप ये रिपोर्ट किसको भेज रहे हो, है ना। फ्रॉम टू किसको भेजा जा रहा है और फ्रॉम कौन है मैं, फ्रॉम सिराव
उसी दिन की डेट होगी कि जिस दिन आप रिपोर्ट दे रहे हो। देन आपका उसके अंदर सब्जेक्ट कि भाई ये रिपोर्ट किस चीज की है, सब्जेक्ट पढ़ते से ही पता चलना चाहिए कि भाई क्यों आया, किस लिए भेजा गया, बराबर। ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होगी। स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस पूरा एक ही बना के रख दिया, बिल्कुल नहीं। पैराग्राफ टू पैराग्राफ वाइज आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। ओके, देन लास्ट में राइट साइड पे आपका आ जाएगा सिग्नेचर, दैट मींस जिसका नाम है, जिनने भेजा है उनका यहाँ पे नाम, सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, नाम लिख दो, दैट्स इट, दैट विल बी ओके फॉर देम, बराबर है ना। यहाँ पर इजीली आपके 4 मार्क्स भी इधर कवर अप हो ही जाएंगे, है ना। चलिए, then 21 read the following statement and decide whether they are true or false। so true और false के रिगार्डिंग बात की गई है, so इजीली यहाँ पर भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग ही है। जैसे एक बता दूं, we prepare to answer questions on your strength, exactly, don't be in a hurry to close an interview, exactly true, बराबर सही बात है। being punctual for an interview may give the impression that you are out of work, बिल्कुल सही है ना। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी, अंडरस्टैंडेबल पर्पस से ही है ना। ऐसा नहीं है कि अरे यार इसके तो मुझे चैप्टर की जरूरत है, चैप्टर पढ़ना होगा, नहीं, आराम से इतना रीड आउट करो, आपका अपना ओन व्यू के हिसाब से आप लिख सकते हो, है ना, ऐसा ही। तो और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हमारा जो पेपर का एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है।